Good afternoon, friends. This is Dr. Yogesh from Samshuddhi. Kedarji, can you hear me? Kavita ji or Kedarji, if you can type yes, if you're able to hear me. Can you hear me, guys? Thank you, Kedarji. Thanks for the confirmation. So let's wait for 1 minute for everyone to join. Otherwise, we'll start with our today's session. Yes, let's start. So first of all, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब ने कुछ ना कुछ योगा के पोस्चर्स प्राणायाम जरूर किया होगा आज। So let's discuss move to our topic for today. So today we are going to discuss blood pressure. So what is the real truth about blood pressure and हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कुछ रिजल्ट कुछ इस पे डिजीज के पर्सपेक्टिव से कुछ मेडिसिन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. So that we are going to discuss today. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर इज अ रूटीन चेक जो हमेशा किया जाता है. सो ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं हम? सो देयर इज अ वे. आपका एक मशीन आपके फोर आर्म पे लगाया जाता है, राइट, जिसमें हम ब्लड के प्रेशर को एक तरीके से रोक देते हैं, right? So this is a way how we started measuring blood pressure in 1905, almost 115 years back. तो हम वहां पे फोर आर्म पे हम अपने एक स्ट्रैप लगाते हैं जिसमें हम एक तरीके से उसमें हवा भर के ब्लड के प्रेशर को रोक दिया जाता है. एंड व्हेन देन वी स्टार्ट मॉनिटरिंग इट. फिर हम स्टेथोस्कोप अपने कान पे लगा के वी स्टार्ट हियरिंग द नॉइज, राइट. सो जैसे ही उसमें हल्की सी आवाज आनी शुरू हो जाती है, लाइक, सो वी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज द सिस्टोलिक, राइट. एंड देन वंस आवाज वो आती रहती है और जब आवाज आना बंद हो जाती है तो हम उसके नीचे वाला बीपी मॉनिटर करते हैं, राइट. तो इसको हम कंसीडर किया जाता है. तो बेसिकली सिस्टोलिक इज द ओवरऑल रेशियो प्रेशर ऑफ द बॉडी, जो जो हम जैसे ही रिलीज करना शुरू करते हैं. एंड डायस्टोलिक इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ हार्ट इन द रेस्टिंग बॉडी. सो दीज आर द टू इंडिकेटर्स जो हमें मिलते हैं. लेकिन इनका सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप समझें तो? अक्रॉस द ग्लोब आई थिंक एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हमने बना लिया है 120 और 80 का, राइट. कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए. But if you'll see, this is different, right, across the globe based on the body type, based on the geography, based on the environment. So in US, it is 120/80. But if you'll go to very cold places, there it will be slightly 115 to 75. In India, this is expected slightly on the higher side कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए 120-80 से. तो यहाँ पे 140-90 तक नॉर्मल माना जाता है. लेकिन इफ यू सी द डिफरेंस, जनरली जो डिफरेंस हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं दैट इज द रेंज ऑफ 40. तो अगर आपका 120 और 80 बीपी आता है तो आपका डिफरेंस 120 और 80 40 का है. अगर 140 और 90 आता है तब भी डिफरेंस आपका 40 का है. तो अगर ये डिफरेंस आपका 40 की रेंज के आसपास ही रहता है तो देन यू कैन ट्रीट इट एज अ नॉर्मल. बट ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटने के देर आर सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस, राइट. और वो रीजंस क्या हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है और घट क्यों रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन.
So if you'll see, if we'll go by the research first, so let's study some data जो across the globe इतना research हुआ है. So first research says, so I'm quoting here American Medical Association of November 2006. So as per the research, higher blood pressure had lower death rates. जिनका blood pressure high होता है, उनका death rate कम है. Right? I'm again repeating. जिनका सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा है, उनका डेथ रेट कम है, और जिनका ब्लड प्रेशर 120 से कम है, उनका डेथ रेट ज्यादा है. दिस इज वन फैक्ट which is the proven by the American Medical Association. अब नाउ आई एम गोइंग टू द अदर फैक्ट, बिकॉज हम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी जनरली लिंक करके बोला जाता है. So 75% of all heart attack patients, right? So this study was done on 136,000 patients hospitalized for in specific hospital in US. So 75% of all heart attack patients, so 75% जो heart attack के patient वहां पे लाए गए, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से लो की तरफ था. राइट? तो इसका एक एस्पेक्ट अब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ मेजर इंडिकेटर फॉर दी हार्ट अटैक. राइट? लेकिन अगर आप स्टडी देखेंगे, मेडिकल स्टडी इसको एक दूसरे तरीके से भी ले सकती है कि जो आपका पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर आपके ठीक नहीं है. So you need to lower down the parameters, right? So generally when we talk about the commercialization and all, so then you will be able to realize yourself. Same has happened in to diabetes across the years. For cholesterol also, this has happened. I'll tell you, like 5 to 6 years back, cholesterol medicine was the top selling medicine across globe, right? So that is being changed now, right? So that is on around 10th or 11th number, and diabetes is on third number, and there are other NSIDs and all which are taking more commercial sites. So this was also a proven study. So if I'll go further, right? So जो आपके पेन किलर्स होते हैं, राइट, एनएसएआईडीज जिनको हम बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सो दैट कॉज 20% ऑफ ऑल हार्ट फेलियर्स एंड कॉज हाई ब्लड प्रेशर. जो एनएसएआईडीज हम खाते हैं, राइट, सो दैट हेल्प्स यू इन पेन, राइट, थोड़ा सा पेन में तो डेफिनेटली वो रिलीव करते हैं आपको, लेकिन वो आपके कार्टिलेज को खत्म कर देते हैं, नीज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक के आपके चांसेस को बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली हैविंग द डैमेज ऑन द हार्ट अटैक, right? So damage on the heart, and that is the reason blood pressure is also getting increased. So that we'll discuss in the subsequent session. And if you'll see the other aspect, अब हम 120 to 80 बोलते हैं, so can you imagine, एक साल से लेके बच्चे के लेके 80 साल तक के आदमी को 120-80, is it normal to be 120 or 80? It is not normal, right? It cannot be 120 and 80 for everyone. This parameter is not right. This has to be done based on your body composition, based on your environment. Let's take an example. आप एजेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिन लोगों की एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 55 और 60. ब्लड हमारे कहाँ ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में? इन द ब्लड वेसल्स. ओके, सो वंस यू आर एजेड, तो बॉडी में आपके स्टिफनेस बढ़ता चला जाता है, जो हमारी वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है, राइट? ऊपर से when we have started taking the painkillers, so what does this painkiller do, राइट? जो हम NSAIDs बोलते हैं, तो क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स को वो ग्लू कर देते हैं, एक साथ उनको जोड़ देते हैं. सो दे आर स्टार्टेड गेटिंग थिकन्ड, राइट, थोड़े भरे भरे हो जाते हैं वो. एंड एट द सेम टाइम आपकी ब्लड वेसल भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कम होती जाती है. तो अगर हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और हमारा ब्लड सेल्स जो है आपस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो होगा क्या? वो ट्रैवर्स अपने आप प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाएगा, हमारे ऑर्गन्स को पूरा सप्लाई मिलेगा ही नहीं, तो प्रेशर को अपना ब्लड प्रेशर को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का तो फंक्शन है ऑक्सीजन को लेके जाना, राइट? देयर इज अनदर ऑर्गन, राइट, जो हमारे और बॉडी में है, स्प्लीन, राइट? यू ऑल नो, हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्लीन, राइट, जो हमारे ब्लड को एवरी 20 मिनट्स चेक करता है. और कहीं भी अगर हमारे ब्लड में उसे कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ थिकनिंग अप लगती है, साइज लगता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इट इमीडिएटली पासेस द सेम टू लिवर, राइट? एंड देन लिवर फिर ब्रेक डाउन फंक्शन शुरू कर देता है. सो हमारी बॉडी इज अ वेरी स्मार्ट मशीन, राइट? सो अगर हमारी मशीन में ब्लड का प्रेशर बढ़ाया है, तो किसी रीजन से बढ़ाया है, राइट?
जैसे फीवर आता है, हमें फीवर आता है किसी रीजन से आता है, ताकि हमारी एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाते हैं और हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। सो सिमिलरली ब्लड का जो लॉजिक है दैट वी विल डिस्कस। Another fact is, if you'll see, this is a fact from the Times of India cover page on January 4th, 2015. 44% of surgeries advised in India were unnecessary, right? They were not required. So they did a research on 20,000 patients and they identified 44% उसमें से सर्जरी रिक्वायर्ड थी ही नहीं। 55% को स्टंट एडवाइस किया गया, जिसमें से 55% लोगों को अननेसेसरी स्टंटिंग कर दी गई विच दे कुड हैव इजीली अवॉइडेड। 48% को नी रिप्लेसमेंट कर दिया गया विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। 47% को कैंसर सर्जरीज एडवाइस की गई। 45% को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए गए। So this was completely avoidable and could have been handled very easily, but this is one fact. So we just wanted to go from the fact perspective first, then we will come on the solution. There is another problem like cardiac arrhythmia, right? जिसमें हमारी जो हार्ट बीट है, पल्स है, ऊपर नीचे होती रहती है। So there is a research where it is being said, right, like Coumadin, right, Ecosprin, kind of a blood thinner. So it is being advised by the medical science that it helps like 100%, it will make the difference of 100% of chances of no stroke, right? How? If you are not using any medicine, अगर आप कोई medicine use नहीं करते हैं, तो there are chances कि 94% केसेस में आपको stroke नहीं आएगा। 94%, right? और अगर आप ये ब्लड थिनर लेते हैं, राइट, कॉमोडिन लेते हैं, तो आपको 97% चांसेस में स्ट्रोक नहीं आएगा। सो द डिफरेंस इज ओनली 3%। बट अगर आप वैसे देखते हैं तो 94 में से 100 6% बचता है और 97 में से 100 3% बचता है, तो 3 का डबल इज 6%। सो दिस इज अ वे टू प्रेजेंट द डेटा, right? So this is a kind of a data statistics which we are publicizing here, but this is not the case here. But if you'll see, वो 3% के केस को हम कम करने के लिए what else we are taking as a side effects? We are taking a direct hit on our digestion system, right? We are taking a hit on our bones where we are getting the direct impact. We are taking a direct impact on our dizziness, memory loss, dementia, right? So dementia is another big problem, right? Which used to be in US earlier, right? But now हमें भी यहाँ इंडिया में डिमेंशिया के पेशेंट्स मिलने लगे हैं। आज से 3-4 साल पहले तक हमें कोई पेशेंट नहीं मिलता था, बट अब डिमेंशिया के पेशेंट आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं, जो पहले कभी यूएस की बीमारी होती थी, बट अब वो इंडिया में भी आपको फ्रीक्वेंटली दिख जाते हैं पेशेंट। What about experts? So if you talk about the experts, expert says angioplasty and angiography, right? It's a very serious problem in India, but generally in most of the cases blockage इतना नहीं होता कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े और इवन स्टंट की जरूरत पड़े, राइट? बट एक वो हेस्ट में कर दिया जाता है। अगर हम चाहें, if we'll do the proper solution, natural solution, so these things are not required. Okay. So moving towards the final, I would say the argument, right? अब जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो क्या बोलते हैं जी, हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें हार्ट का हमारा डेंजर में है, राइट? देयर इज अ हाई चांसेस कि हमें हार्ट पे इंपैक्ट आएगा। बट इफ यू सी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आता है या आपके हार्ट में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होती है या आपकी किडनी डैमेज्ड ऑलरेडी है उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है? आपको सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है या आपके सर दर्द को ठीक करने के लिए ब्लड प्रेशर आपका हाई है, राइट? तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, राइट? अगर बॉडी में कहीं भी ऑर्गन होगा, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, तो बॉडी उसको ठीक करना शुरू कर देगी। तो वो ठीक कैसे करेगी? हमारे हर ऑर्गन का जो फूड है दैट इज ब्लड और ऑक्सीजन। इसमें तो आई बिलीव यू ऑल विल अग्री कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को आपके हर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। अगर हमारे किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ब्लड क्या करेगा? अपना प्रेशर बढ़ा देगा, राइट? सप्लाई बहुत फास्ट कर देगा।
कि हम इसको इतना एम्पल अमाउंट में सप्लाई दें ब्लड एंड ऑक्सीजन की कि वो अपनी जो हीलिंग है वो हीलिंग बहुत इफेक्टिवली बॉडी अपनी कर पाए। दैट डजंट मीन कि आपके ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट इंपैक्ट होने वाला है। वी नीड टू सी दी अदर एस्पेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर इज बॉडी अडेप्टिंग टू दी टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी की जो भी नीड है उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर आपका एक्ट करता है। चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं। अगर आप रेस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, बेड पे लेटे हैं फॉर 2 आवर्स एंड इफ यू चेक योर ब्लड प्रेशर, तो आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल पे होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए। सेकंड केस, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर क्या 120-80 होगा, या नॉर्मल होगा या ज्यादा होगा? लेट्स से यू आर प्लेइंग, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, रग्बी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? अनदर एग्जांपल, you are doing exercise or gymming, how would be your blood pressure? नॉर्मल और एबनॉर्मल, राइट? अगर हम 120-80 का पैरामीटर लेके चलते हैं तो फिर तो बहुत ही एबनॉर्मल है हमारा ब्लड प्रेशर। लेकिन इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, राइट, अगर आप हंस रहे हैं बहुत ही, यू आर इन अ जोकिंग मूड, राइट, सो देन योर बीपी वुड बी 80-50। ओके, अगर आप कोई वजन उठा रहे हैं, राइट, आपका बीपी कैन बी 250-160। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या योर बीपी कैन रीच टू 400, 200, 400 और 200 भी हो सकता है। डायबिटीज आपको बहुत ज्यादा 160 और 100 हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम है, 160-90 हो सकता है। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो इट कैन बी सो लो कि 100 और 60 भी हो सकता है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपका बीपी 250 तक पहुंच जाता है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए नुकसानदायक है तो फिर तो आपको योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग ये सब करना ही नहीं चाहिए। देन व्हाई वी आर डूइंग इट? हम तो बेवकूफी में ही जी रहे थे आज तक कि हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदेह है, ये हमें पता है, और हम जिमिंग करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज करके, साइकिलिंग करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सो वी नीड टू अप्लाई सम लॉजिक हियर गाइस। थोड़ा सा एक लॉजिक लगाने की जरूरत है। तो बॉडी क्या कर रही है हमारे ब्लड प्रेशर से? आवर बॉडी इज एडजस्टिंग, राइट? अगर आप बिल्कुल ब्रेथलेस फील कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, तो आपकी सांस भी एकदम, पल्स भी बहुत तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज योर बॉडी नीड दैट एट दैट टाइम। एंड योर बॉडी इज स्मार्ट इनफ, बहुत ही समझदार सिस्टम है हमारा बॉडी का। इट्स नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई एनीथिंग फ्रॉम हेयर, राइट? तो वो इतनी स्मार्ट बॉडी है हमारे, इतना स्मार्ट सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। तो स्मार्ट सुपर कंप्यूटर जब अपने आप हमारी बॉडी को हैंडल कर रहा है तो हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉर्मली बीपी को लो करके। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, अपने आप लॉजिक सप्लाई कर रही है, देन व्हाई वी आर इंटरवीनिंग इन दैट प्रोसेस? सो अगर हम उस प्रोसेस में इंटरवीन करेंगे तो वो फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? डेफिनेटली नुकसानदेह होगा, बिकॉज आप किस सिस्टम को एक लेवल पे ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए, बट आपने रोक दिया उसको। अगर हम उसे रोक देंगे तो वो ऑर्गन जो है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। So just apply some logic here, just think, right? Because let me give you another angle. हमारे ब्लड का फंक्शन क्या है? इफ यू गो वेरी सिंपल, फंक्शन ऑफ ब्लड इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाता है, राइट, क्योंकि ब्लड का अपना एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है, पीएच लेवल को रेगुलेट करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करके बॉडी टेम्परेचर को बराबर करता है। तो जब इतना कुछ ब्लड कर रहा है तो ब्लड को नहीं पता है कि उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? अगर मेरे हार्ट वाले ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं वहां पे ब्लड एडिशनल पंप कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि बीपी इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज माय हार्ट इज नॉट इन अ वेरी गुड शेप। सो आई नीड टू वर्क अराउंड दैट रादर देन टेकिंग मेडिसिन फॉर लोअरिंग डाउन माय बीपी, राइट? अब जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बीपी कभी भी कितना ही ज्यादा हो, आपका बीपी, लेट्स से, आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल। आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली बिफोर दिस कोरोना थिंग, मार्च फर्स्ट वीक की बात है। सो चंडीगढ़ से दिल्ली में वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे एक पेशेंट का फोन आया कि डॉक्टर साहब बीपी जो है 170 के आसपास पहुंच गया है, मेरा 170, 110, 115 है अभी, व्हाट शुड आई डू? आई सिंपली आस्क्ड हिम टू डू डीप ब्रीदिंग।
मैंने उन्हें बोला कि मैं फोन पे ही हूं, आप सिर्फ डीप ब्रीथ करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू अ डीप ब्रीथ फॉर 1.5 to 2 minutes। डीप ब्रीथ सिंपल, अगर आप नाक से नहीं कर सकते मुंह से कीजिए। After 2 minutes, his BP readings were lower by 20 to 25 units, right? Because आपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया बॉडी के अंदर, जो ब्लड एक काम कर रहा था ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने को। सो यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन हियर, राइट? सो जो ब्लड काम कर रहा था, आपने डीप ब्रीथ करके उसको सपोर्ट किया कि आपने ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बढ़ाया, तो ब्लड वाज स्लाइटली रिलैक्स्ड कि चलो बॉस, एक अदर सपोर्ट सिस्टम आ गया, तो मेरे को इतना प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ब्लड प्रेशर विल बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी रिलेटेड, राइट? वी, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि को थोड़ा सा हमें अप्लाई करने की जरूरत है कि हम कैसे उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, राइट? सो another fact, when we are talking about the drugs, right? So blood pressure के drugs का क्या नुकसान है? Dementia and memory loss, basically on your nervous system, there is a huge impact, right? On having these kind of diseases when you are taking daily blood pressure pills, or any pill in the morning, so that is going to cause these kind of issues. I'll tell you another very interesting study, right? This study is slightly old, right? Because recent study nahi thi, so I am not able to quote that. This study is slightly older. So as per that study, they have started having a दो ग्रुप बनाते हैं जनरली, कोई भी स्टडी होती है तो हम उसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, और एक होता है नॉर्मल ग्रुप, राइट? जिसपे हम कंट्रोल्ड ग्रुप जो होता है उसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन एक हमारा स्टडी ट्रीटमेंट ग्रुप होता है जिसमें हम उनको सारी मेडिकेशंस वगैरह दिए जाते हैं, राइट? तो उसका जब रिजल्ट आया, अ, जब हमने इसका पूरा कंक्लूसिव किया, दैट वाज डन ऑन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1,000 पेशेंट्स। सो जो डेथ रेट था उसका, जिस ग्रुप को हमने मेडिसिन दी थी और जिस ग्रुप को मेडिसिन नहीं दी थी, देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 100%, right? So the deaths in the group where medicines were given, that were 10, and where medicine was not given, that was 5, right? Similarly, जो स्मोकिंग वाले केसेस थे जहां पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, उन केसेस में भी जहां पे हमने ड्रग्स दी और जहां पे ड्रग्स नहीं दी, देयर वाज अ सिमिलर इम्पैक्ट। So all these studies are there in the if you search on the Google also, you'll be able to find the study. So it was basically 18 years results. So there was a continuous research till 18 years, and that shows higher mortality in the intervention than in the control group. जो डेथ रेट है जहां पे हम दवाइयां दे रहे हैं वहां पे ज्यादा है, रादर देन कि जहां पे हम ग्रुप को बिना दवाइयों के छोड़ रहे हैं। Similarly, now we'll come to the positive research. There are also research which was being done. So if you take one additional serving of vegetables, right? एक एडिशनल सर्विंग ऑफ वेजिटेबल आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को घटा देता है। दिस वाज डन ऑन 1,25,000 वर्कर्स, राइट? जहां पे उन्हें सिर्फ वेजिटेबल जूसेस दिए गए, सिर्फ एक पोर्शन एडिशनल, राइट? उनका जो हार्ट डिजीज का रिस्क था, वो कंपैरेटिवली दैट गॉट रिड्यूस्ड अ लॉट, राइट? सो दैट्स व्हाई कोई भी आपका बीपी का पेशेंट जिसको आपको लगता है, तो जनरली उसके मल्टीपल केसेस हैं, कि मल्टीपल रीजंस तो कुछ और होते हैं, बीपी इज जस्ट एन इंडिकेटर, राइट? तो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है? आपको उसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक वेजिटेबल जूस देना शुरू कर देना है। अगर आप उन्हें मॉर्निंग में एक वेजिटेबल जूस देना शुरू कर देंगे, तो यू विल सी कि उनकी हेल्थ पर्सपेक्टिव से कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है और उनके बीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है विदाउट एनी मेडिसिन। सो यू विल आस्क कि क्या करना चाहिए हमें अगर हमें ब्लड प्रेशर हाई दिख रहा है, देखो प्रॉब्लम तो कहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ब्लड प्रेशर अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं और तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ही, जो हम मान रहे हैं कि किडनी में अगर कोई इशू हो सकता है, हार्ट में कहीं कोई इशू हो सकता है, तो हम क्या करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाए और हमारे जो ऑर्गन है उसको भी ठीक हो जाए। सो वी नीड टू सपोर्ट द हीलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में रिपेयर सिस्टम अपने आप लगा हुआ है, जो रिपेयर सिस्टम 24/7 वर्क करता रहता है, राइट? लाइक वी हैव आवर नाइट डिटॉक्स विंडो 11 to 5, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो होती है टू detox our body. So we need to support those kind of system. We need to do
regular exercise, we need to do regular pranayam, fruits and nutrition, we need to take care of that कि आप रॉ बहुत अच्छे से खा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आपका नर्वस सिस्टम, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि डाइजेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि डाइजेशन ही आपका खून बनाएगा, डाइजेशन ही आपका मांस बनाएगा, वही आपका बोन्स बनाएगा, राइट। तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपका हर चीज के लिए, क्योंकि ब्लड अच्छा बनेगा और फिर नर्वस सिस्टम उसको, अगर नर्वस को सारी सप्लाई अच्छे से कर सकता है, तो देन you don't have any problem, then everything will be taken care of. Prayer and meditation, that is another very important part कि आप अपने schedule में इसको जरूर रखें. And the last is, whenever you can, just go for naturopathy treatments, right, at least for a week in 6 months, so that you are able to detox your body. Because आजकल हमारा schedule ऐसा होता है, हमारे आसपास माहौल ऐसा होता है कि environment में air quality उतना अच्छा नहीं है, हमारा stress level बहुत ज्यादा है, body में हम eating habits उतनी अच्छी नहीं रख पाते हैं, तो we need some external support from the body detox perspective. But from the normal day to day point of view, 20 minutes pranayam is the key, right? आप कपाल भाती को जनरली थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन कपाल भाती के अलावा अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, चंद्रभेदी प्राणायाम, ये सब आपको भ्रामरी बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। उसके अलावा और कोई प्राणायाम आप नहीं भी कर सकते हैं तो जस्ट डू सिंपल डीप ब्रीदिंग, जहां पे आप लंबी सांसें ले रहे हैं और लंबी सांसें छोड़ रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, जस्ट डू द मोबिलाइजेशन ऑफ योर जॉइंट, जहां पे आप सिर्फ अपनी नी को एक बार बेंड कर लें, अपने एल्बो को बेंड करें, नेक को मूव करें, अपने सर्वाइकल के सारे पॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करें, बिकॉज आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है तो सर्वाइकल पे डेफिनेटली स्ट्रेस रहता है। fruits and vegetables, that is very essential. So generally तो अगर आप देखेंगे जो basic principle है acid and alkaline का, that is 80-20, but 80-20 follow नहीं हो सकता, तो at least 50-50 is the must. So we just need to ensure कि 50% हम अपना अल्कलाइन डाइट ले रहे हैं, रॉ डाइट ले रहे हैं, बॉइल्ड डाइट ले रहे हैं, स्टीम्ड डाइट ले रहे हैं, राइट, मोर ऑफ fruits and vegetables, and 50% can be cooked, so that at least एसिडिक और अल्कलाइन का हमारा एक बैलेंस बना हुआ है। प्रॉपर डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड, प्रेयर एंड मेडिटेशन वी हैव डिस्कस्ड। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं आपके, आपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट बीपी नहीं से सब चीजें ही कंट्रोल होंगी, दैट इज जस्ट वन एग्जांपल, बिकॉज ओवरऑल यू आर हेल्पिंग योर बॉडी सिस्टम टू गेट इट क्योर्ड। बट स्पेसिफिकली इफ यू सी लाइक आपका ब्लड प्रेशर स्टिल हाई है, तो व्हाट ऑल यू कैन टेक, राइट। सो तुलसी बहुत अच्छी है ब्लड प्रेशर के लिए। तुलसी आप लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपनी बॉडी में ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई ही बढ़ानी है, जिससे ऑर्गन को सपोर्ट मिल रहा है। सो तुलसी आपके हर ऑर्गन को सपोर्ट करता है। सिनेमन, दालचीनी बहुत फायदेमंद है, लाइक हाफ टी स्पून दालचीनी यू कैन टेक एनी टाइम इन द डे। जीरा बहुत फायदेमंद है। आप जीरा हल्का सा तवे पे रखें, आधा चम्मच कच्चा जीरा, उसको रोस्ट करें और गर्म पानी के साथ पी लें एम्प्टी स्टमक, यू विल सी अ वेरी ग्रेट ग्रेट बेनिफिट। कार्डेमम इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, यू कैन ऐड दैट इन योर डाइट, इन योर सूप, इन योर करीज, खाने में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। try to use wherever you can. Garlic is very important. If you can take empty stomach, 2 pieces of garlic, 2 cloves, so that is going to help a lot. सेलरी बहुत फायदेमंद है, आपको लीवर को भी फायदा करेगी, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगी, राइट, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में। एंड आई फॉरगॉट टू टेल, लिक्विड आपने बहुत बढ़ाने हैं, राइट, क्योंकि ब्लड थिनर आप जो लेते हैं ब्लड को थिन करने के लिए, उसका सॉल्ट क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, जस्ट चेक ऑन योर गूगल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड वाटर का क्या है कॉम्बिनेशन? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इफ यू आर टेकिंग सफिशिएंट वाटर, सो दैट इज द बेस्ट अवेलेबल ब्लड थिनर। So make sure you are taking ample amount of water, right? Ample amount of water in the liquids, juices, soups, whatever you can take. Just make sure you are doing that. Potassium rich diet specifically बहुत help करती है हार्ट के लिए। Raw vegetables बहुत फायदेमंद हैं। आंवला, Indian gooseberry, that is also very helpful. If you'll see like आंवला तो हर जगह अवेलेबल ही नहीं है। Indians are lucky कि हमारे यहाँ आंवला होता है। अगर आप यूके जैसी कंट्रीज में जाते हैं तो आंवला अवेलेबल ही नहीं है। It is very hard to find fresh amla. So Indian gooseberry is a very important herb in any kind of medicine. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप आंवला पानी पीना शुरू कर दें, आप you will see things are changing in your body. सोडियम हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है अपनी बॉडी से। स्मोकिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट, सो वी जस्ट नीड टू सी स्मोकिंग इज अवॉइडेड। अल्कोहल हम अवॉइड कर रहे हैं,
tea, coffee, caffeines and all we are avoiding. We are eating healthy, right? So if you'll make a thumb rule, unprocessed food versus processed food. So you can take processed food as 40 to 50% and unprocessed food 40 to 50%. And in the processed food also, some things you need to quit, right? Like processed sugar you can quit, right? चीनी को छोड़ दें आप. चीनी की जगह आप खांड, गुड़, शक्कर यूज कर सकते हैं, राइट? उसको छोड़ दीजिए आप. कोई भी प्रोसेस्ड चीज जो आपके पास आ रही है, लाइक आपके पास एरिएटेड ड्रिंक्स आ रहे हैं, आजकल तो नारियल पानी भी मिलने लगा है आपको पैक्ड, right? So we just need to apply logic there also. How a nariyal pani can be uh, retained for so many days. अब मिल्क आपको दो दो तीन तीन महीने की एक्सपायरी के साथ मिल रहा है, 6 महीने की एक्सपायरी के साथ मिल रहा है, तो डेफिनेटली देयर केमिकल्स आर बीइंग एडेड, so that is not going to help in any ways. So we just need to apply some logic on that aspects, and those logics are going to help us a lot, right? So this is another aspect which we need to take care, right? And this is going to take care of our heart, take care of our kidneys, liver, digestive system. And if all of these systems are fine, our blood pressure will stay normal. So from today we are making certain changes in our session. हम generally 1 घंटे का session करते हैं, but from today onwards we are keeping the session for 40 minutes. So 30 minutes we will discuss on some points, and 10 minutes we'll keep for the question and answers. So now I am requesting you all, please type your questions so that we can briefly discuss. सी वेजिटेबल जूस लेने से मॉर्निंग में मेडिसिन की जरूरत नहीं है क्या? सी यू नीड टू सी योर सेल्फ. देखिए, ब्लड प्रेशर हाई है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. इट्स नॉट दैट कि ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना शुरू कर दें, बट वी नीड टू असेस आर अदर ऑर्गन्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये शुरू करें कि ब्लड प्रेशर हमेशा दिन में 3 बार मेजर करें, नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर कभी भी आपको सही इंडिकेशंस नहीं देगा. ब्लड प्रेशर दिन में 3 बार मॉनिटर करें, उसको आप अपने पेपर पे लिखें, राइट? एंड वेजिटेबल जूस मॉर्निंग में स्टार्ट कर दें. आपको अपने आप आपका पेपर बताएगा कि मेडिसिन छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं. मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने पेपर पे इसको मॉनिटर करें एंड देन सी कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है या नहीं. बट इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, राइट? वी हैव सीन इन सो मेनी केसेस. सूखा आंवला भी बहुत प्रभावकारी है. फ्रेश आंवला तो फायदा करता ही करता है. सूखा आंवला आप भिगो के लें सुबह, आपको बहुत फायदेमंद होगा. इवन फैक्ट पाउडर की बजाय जो सूखा आंवला आपको पंसारी से मिलता है, उस सूखे आंवले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा. और सूखे आंवले के बहुत सारे इंपैक्ट है. सूखा आंवला आपके पेट में भी बहुत फायदा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. सूखा आंवला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, ग्रीन और ड्राई वट एवर यू कैन. ग्रीन बिकॉज सारा साल अवेलेबल नहीं होता है, तो जब ग्रीन अवेलेबल नहीं है यू कैन डेफिनेटली टेक ड्राई आंवला. और आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है, आपकी स्किन के लिए फायदेमंद है, आपकी बालों के लिए फायदेमंद है, और आपको ओवरऑल ब्लड प्रेशर में तो फायदा करता ही करता है. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Triphala is a excellent herb, right? मेरे ख्याल से त्रिफला ऐसा कोई होगा नहीं जिसको जिसके घर में त्रिफला नहीं मिलता हो. त्रिफला जनरली सबके घरों में अवेलेबल होता है. और त्रिफला जो जनरली बनता है, त्रिफला बनता है बेसिकली हमारे आंवले का, उसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. हरित की होती है उसमें, और विभातक की होती है, राइट? सो दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, जिसे त्रिफला माना जाता है. और इफ यूल सी, आपकी बॉडी में ड्राइनेस, हर जो भी आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ड्राइनेस क्रिएट करते हैं, राइट? कि वो ड्राइनेस आपकी आंतों में ड्राइनेस क्रिएट करेंगे, आपकी फूड पाइप में ड्राइनेस क्रिएट करेंगे. बट त्रिफला इज द ओनली पाउडर जो आपको वो ड्राइनेस की ओर नहीं लेके जाता है. सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट. एंड कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें त्रिफला फायदा नहीं करता हो. त्रिफला इज द सेफेस्ट मेडिसिन. बट हम कोई भी लें, चाहे आंवला है चाहे त्रिफला है, हमें बहुत लंबे स्ट्रेच में नहीं लेना है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी रेडी कर लेता है. तो हमें कुछ भी लें, हम कोई भी किसी भी तरीके का पानी लें, 10 से 15 दिन के बाद उसको चेंज करें, ताकि योर बॉडी इज स्लाइटली अडेप्टिंग टू दैट चेंज, एंड हमारी बॉडी किसी चीज के लिए हैबिचुअल नहीं हो रही है.
मुलेठी बहुत फायदेमंद है गले के लिए, खासकर मुलेठी को अगर आप शहद के साथ लें, बिकॉज इफ यू विल कंपेयर, ड्राइनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम नाउ एडेज। आप देखें, आपको नाक में जो प्रॉब्लम होती हैं ड्राइनेसेस हैं, आंतों में ड्राइनेस है, आपके रेस्पिरेशन में ड्राइनेस है, फूड पैप में ड्राइनेस है, आपकी स्किन में ड्राइनेस है, तेल लगता ही नहीं है। पहले अगर आप देखें तो 3 जगह पे तेल लगाना सब जगह बताया जाता था, अपने नाक में तेल लगाएं, नाभि में तेल लगाएं और गुदाद्वार में तेल लगाएं। अगर आप इन 3 जगहों पे तेल लगाते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं भी ड्राइनेस नहीं बचेगा। बट आज तो वो कोई करता नहीं है। पहले होता था हफ्ते में एक दिन धूप में तेल की मालिश की जाती थी, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमें एडिशनल हर्ब्स लेने पड़ते हैं। तो गले की, थ्रॉट की ड्राइनेस के लिए जब भी आपको गले में कुछ दिक्कत लगे, एक तो मुलाठी और एक शहद, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन लें, आपको गले की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ साथ नाक में तेल डालें, कोई भी तेल। अगर आपको षटबिंदु तेल स्पेसिफिकली, आपको अगर कफ वगैरह ज्यादा हो रहा है तो षटबिंदु तेल डाल सकते हैं, अनु तेल डाल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल तिल का तेल बहुत फायदेमंद है, आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है, आपको ल्यूब्रिकेशन भी बढ़ाता है और नाक में तो फायदा करता ही है। दालचीनी गर्म होती है, डेफिनेटली दालचीनी इज हॉट। तो हमें जब गर्मी में जब भी हम दालचीनी का सेवन करें तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और हाफ स्पून से ज्यादा ना लें। सी, एनजाइटी के बहुत सारे रीजन होते हैं, एनजाइटी का एक रीजन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि एनजाइटी का रीजन क्या है। एनजाइटी कैन बी एनीथिंग, एनजाइटी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, एनजाइटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अब आप कहीं भी, आपको स्टेज पे अगर कोई लेक्चर देने जाना है तो यू विल हैव लिटिल एनजाइटी। सो इज इट बैड और गुड? इज इट गुड? इट इज प्रिपेयरिंग योर बॉडी, राइट, फॉर अ इवेंट। तो एनजाइटी हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। तो हमें कहीं ना कहीं एनजाइटी का थोड़ा सा कारण समझना पड़ेगा। अगर किसी का डाइजेशन बहुत बुरा है, उनको डेफिनेटली एनजाइटी होगी, क्योंकि हमारे फील गुड हार्मोन जो होते हैं, या तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं या हमारे गट में बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर किसी का पेट खराब है तो उसका स्ट्रेस लेवल, एनजाइटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। और किसी को और एनजाइटी है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी ही होगी। क्योंकि जो आप मेडिसिन उनको देंगे तो दोज आर जस्ट सीडेशन, राइट, वो उसको सप्रेस कर रहा है। एसओएस की तरीके से कभी लेना पड़ता है तो दैट इज फाइन, बट अ लॉन्गर टर्म एंजाइटी का मेडिसिन इज नॉट अ सोल्यूशन। तो आपको उनके साथ थोड़ा एक डिस्कशन करना चाहिए, थोड़ा सा समझें कि दिक्कत है क्या। देन वी नीड टू सी कि उनको आप एक चैनलाइज तरीके से किसी चीज में इन्वॉल्व करें। और अगर बॉडी में कहीं कोई दिक्कत लगती है, कहीं पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, right? They are going to help a lot, but we need to understand, we need to identify the cause also. सिर्फ फ्रूट्स एंड जूस लेने से वो हेल्प तो करेगा, बट जब तक हम उस समस्या की जड़ तक थोड़ा सा नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। बादाम रोगन इज अ वेरी गुड ऑयल, आप इस्तेमाल करें इसको, आपको दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, नाक में डालने के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी आप लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कोई ऑयल ऑयल नहीं मिल रहा है तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सरसों का तेल भी फायदा करता है, दैट इज अ वेरी न्यूट्रल ऑयल। बादाम रोगन तो अच्छा है ही है। पेट में अफारे की औषधि का उपचार, पेट में अफारा इज वेरी वेरी नॉर्मल, राइट। तो खाने के बाद ब्लॉटिंग हो जाती है। आज की डेट में फिर से आफ्टर 40 प्लस 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, चाहे उसको कोई माने या नहीं माने। लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉन्स्टिपेशन है भी या नहीं है। एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंडिकेशन है, जो बताया जाता है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, कि अगर आपका स्टूल बिल्कुल फर्म केले के आकार में आता है और आपकी गुदाद्वार बिल्कुल गंदी नहीं होती, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड डाइजेशन। लेकिन आजकल तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बैंड बजी हुई है सभी की। ब्लॉटिंग हो जाती है खाना खाते ही, खाने के साथ हम पानी पीते हैं, लोग खा ही नहीं पाते हैं। पहले लोग 8 8 10 10 रोटियां खा जाते थे, आज 2 रोटी खानी मुश्किल हो रखी है। तो पेट में अफारे के लिए आप आंवले का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें। जैसे आपको एक सीजनल चीजें मिलती हैं, जैसे आजकल बेल आ रही है,
तो मेक श्योर कि आप बेल जरूर ले रहे हैं। अभी थोड़े समय में, तकरीबन 10-15 दिन में नाशपाती आनी शुरू हो जाएगी, हार्ड वाली नाशपाती, उसका जूस लेना शुरू करें। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीना बीच में आप नारियल पानी पी सकते हैं, फिर आपका गाजर का जूस आ जाएगा। मॉर्निंग में गाजर का जूस लें, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर फॉर योर डाइजेशन सिस्टम। और रात को सोने से पहले आप या तो त्रिफला ले सकते हैं, या 300 ग्राम दूध को आप गैस पे रखें, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, फट जाएगा, वो छान के उसका पानी पी लें। दैट इज इक्वली हेल्पफुल। तो जिससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, पेट में अफारा नहीं रहेगा। और अजवाइन एंड जीरा तो आपके लिए हमेशा के लिए लाभकारी चीजें हैं ही। कभी भी एसिडिटी लग रही है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एसओएस की तरह अजवाइन में थोड़ा सा नमक मिलाया और उसको गर्म पानी के साथ पी लिया, वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। अगर आपको और कुछ नहीं है, तो यू कैन सी माई दिस स्मॉल फिंगर। इस स्मॉल फिंगर का जो ये टिप है, राइट, ये दोनों टिप आप बहुत अच्छे से प्रेस करें। राइट, ये हमारी आंतों के होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो इस छोटी आंत और बड़ी आंत के लिए आप प्रेस करते रहें। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ आवर हैंड, दिस इज द स्टमक। तो इन पॉइंट्स को आप प्रेस करें स्पेसिफिकली फॉर योर लेफ्ट हैंड, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर रिलीफ। सो दिस इज वेरी गुड। गर्मी के कारण टांगों में खुजली, डेफिनेटली वो इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा बढ़ता है, तो थोड़ा सा बॉडी में एक आप गर्मी आजकल कुछ ज्यादा ही है पिछले 10-12 दिन से। तो इसके लिए एक तो आप थोड़े से खुले कपड़े पहने ताकि आपके शरीर में हवा लगे। तो जिसके लिए कुछ देर कोशिश करें कि दिन में 1 से 2 घंटा आप लुंगी लगाएं, या एक बरमूडा टाइप जो है थोड़ा खुला हुआ निकर पहने, जिससे आपके शरीर में पूरी हवा लगे। दूसरा, नारियल का तेल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठंडे पानी में पैर रख सकते हैं, मिट्टी कहीं मिल जाए तो बहुत ही फायदेमंद है, पैरों पे मिट्टी लगाएं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा और छोटी मोटी जो हमारी टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है वो भी निकल आएगी। और थोड़ा पसीना निकलने दें, क्योंकि पसीना नहीं निकलता है आजकल, हम सारा दिन एसी में रहते हैं, तो दैट इज अनदर रीजन, उसकी वजह से भी ये होता है। और आप थोड़ा पसीना निकलने दें, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई और सवाल? Thank you very much, guys. Thanks for listening me patiently. Really appreciate it. आपको कोई भी किसी भी चीज किसी तरीके का डाउट हो, कोई भी आपको कंसल्टेशन लेनी हो, तो feel free to reach out to us. We have Samshuddhi in Gurgaon and Ojas in Delhi. तो आप किसी भी हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। We will be more than happy to support you. Last one question, देसी घी in nose? Yes, गाय का घी is very good. राइट, गाय का घी आप नाक में डाल सकते हैं गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि जम जाता है। और एक और घी की बात, राइट, आजकल एक बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाना ही नहीं है। लोगों ने घी अपनी डाइट से ही हटा दिया है। दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ ड्राइनेस। मेक श्योर कि घी आप जरूर खा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। घी बहुत फायदेमंद है आपके लिए, तो घी को खाना बिल्कुल ना छोड़ें। सो बीपी के लिए आशा जी, ये अभी अवेलेबल रहेगा वीडियो पूरा फेसबुक पे, तो आप देख सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड बीपी का ही सारा हमने डिस्कस किया है। और आप उसको डिस्कस करें। कलौंजी का तेल का बहुत फायदेमंद है सारिका जी, कलौंजी का तेल आप डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए लेना चाह रहे हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, वी कैन एक्सप्लेन यू। बिकॉज कलौंजी is very very beneficial herb, right? And presently I'm telling you, we are doing a lot of research also on kalonji oil. So within 1 to 2 months we are going to come out with our specific session on kalonji oil only, because we have seen excellent result in different kind of diseases, specifically for your weaknesses, specifically or on your nervous system problems, your brain related issues, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं उसमें बहुत काम करता है। तो कलौंजी के ऑयल पे वी विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन in next 3 to 4 weeks, because we are doing some research at the moment. And you can join and listen on that. But if you have any doubts, please feel free to reach out to us. आपको हमारे Facebook पेज पे सारे contact details मिल जाएंगे. We will be more than happy to support you. ओके, थैंक यू गाइज। योग दिवस की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस संडे, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।